इस बार उसका प्रचार प्रसार बहुत किया गया था, ज़्यादा लोगों को बुलाया गया था। और दूसरी बात ये है कि इस बार एक पहली बार शायद वीआईपी एन्क्लोज़र अलग बना दिया गया था। एक बहुत बड़ा एरिया ये वीआईपीज़ के लिए रख दिया गया था, जहाँ उनके स्नान करने के फ़ोटो भी आए, जो आसानी से फटाफट कर लेते थे। और जबकि आम लोगों के लिए जो उपलब्ध जगह थी, वो जगह बहुत कम थी। तो इस बार जो स्टैम्पीड हुआ, जो भगदड़ मची, उसमें जो ये लोगों की मृत्यु हुई, तब ये मुख्य रूप तो सरकार की प्लानिंग थी। सरकार ने सही रूप से अगर प्लानिंग की होती, तो वहाँ इतनी भीड़ जमा नहीं होती। ऐसी चीज़ों को एक तरफ से तो क्रेडिट लेना चाहती है कि इतने करोड़ लोग महाकुंभ में आए, देखिए हमारा कमाल। और दूसरी तरफ से इसके कारण जो परिणाम होते हैं, उनको छुपाना चाहती है। अगर कोई मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर झूठ बोले, यानी ये कि 82 की तादाद को घटा करके 37 बताए, जी। तो क्या ये कोई अपराध नहीं है? लोकतंत्र में मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, जो समाज की बातों को समाज तक पहुँचाता है, सरकार तक पहुँचाता है, ताकि ईमानदारी से काम होता रहे। और यहाँ मीडिया का रोल बदल गया है। मीडिया का रोल हो गया है सरकार की चाटुकारिता करना और विपक्ष को दबाना और लोगों की आवाज़ को बिल्कुल भी आगे नहीं जाने देना। और सुशांत सिंह जो कह रहे हैं, वो उनके हिसाब से देश का हित है। उनके हिसाब से सच्चाई को छुपाना देश का हित है, या गलत मनगढ़ंत खबरों को प्रसार करना, ये उनको देशित लगता है। इतने लोग मारे गए और कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला, और उनके परिवार वालों को जिस प्रकार से पीड़ा हुई, यातना हुई, दुःख हुआ, उसका भी कोई अंदाज़ नहीं है। ये रिपोर्ट कोई दबी रहने वाली नहीं है, और जगह-जगह लोग इसको देख रहे होंगे, और उससे उनकी एक चेतना पैदा हो रही होगी कि किस प्रकार से हमारी सरकार सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है, और बहुत सारे लोग जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनको उनका हक दिलाने से रोक रही है। तो ये मेरे ख्याल से जन चेतना में, लोगों की समझ में ये बात ज़रूर आएगी। दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बीबीसी के जरिए प्रकाशित होने वाली कुंभ मेला की रिपोर्ट पर बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम पुनियानी साहब। प्रोफेसर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद उत्तर सलीम साहब। प्रदेश हाँ जी, शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो इस मुस्लिम विरोध है या मुस्लिम दुश्मनी आप कह सकते हैं, उस पर उन्हें गर्व है। लेकिन वो अपने आप को हिंदुओं का बहुत बड़ा हित चिंतक बना करके पेश करते हैं। तो जी। इस संदर्भ में ये जो बीबीसी की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि ये कहा गया है कि कुंभ मेला में भगदड़ के अंदर मरने वालों की संख्या जो असेंबली में खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ ने 37 बताई थी, वो गलत है। 82 लोग तो ऐसे थे कि जिनसे इन्होंने बात की, इनके करस्पॉन्डेंट्स ने बात की और उनको उनके पास उसके सबूत मिले। बाकी लोग वो 100 लोगों के पास गए, बाकी लोगों के पास सबूत नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनको अपनी फ़हरिस्त में शामिल नहीं किया। लेकिन जी। सरकार ने सिर्फ 37 लोगों को 25-25 लाख रुपए दिए, 26 लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए और बाकी लोगों को एक पैसा भी नहीं दिया। ये जी। मुसलमान नहीं थे, इसलिए कि मुसलमानों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, मुसलमानों को मना कर दिया गया था कि वो कुंभ मेला में जाएँ। तो सवाल ये है कि ये रिपोर्ट जो है वो हमसे क्या कह रही है? और मेरा पहला प्रश्न भी प्रोफेसर राम पुनियानी साहब से ये है कि जब इस डिटेल्ड रिपोर्ट को आपने देखा, तो इस पर आपका जी। क्या टेक है? आपका क्या कहना है? देखिए सलीम साहब, इस पे मुझे ये रिपोर्ट पढ़ के एक तो मेरी आँखें खुल गई, और जो कुछ शंका थी, वो शंका मज़बूत हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी ये भगदड़ मची और 37 लोगों का आंकड़ा आया, उस समय भी बहुत माँग उठी थी कि आंकड़ा सही नहीं दिख रहा। मरने वालों की संख्या इससे बहुत ज़्यादा है। अगर आपको याद हो, तो कई लोगों ने ये मुद्दा उस समय भी उठाया था, पर ये मुद्दा ले देकर चुप हो गया। और जिस प्रकार से यहाँ के इन्वेस्टिगेशन की आदत है, उन्होंने 37 के आधार पे इस आंकड़े को छुपा दिया गया। तो मुझे पहली बात तो ये लगी कि बीबीसी जैसे इस एक ज़्यादातर जो निष्पक्ष माना जाता है, उसने केवल न 82 का आंकड़ा दिया, बल्कि उन 82 लोगों की सूची भी दी। अब सलीम साहब, ये होता है कि अगर आप हवाई बात करें, तो ऐसी सूची आप बना नहीं सकते। तो दूसरा दुःख ये हुआ कि इतने लोग मारे गए, और कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिला, और उनके परिवार वालों को जिस प्रकार से पीड़ा हुई, यातना हुई, दुःख हुआ, उसका भी कोई अंदाज़ नहीं है। तो मुझे इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पहली बात तो ये लगा कि जो हमारा संदेह था
कि ज़्यादा लोग मरे हैं, वो संदेह सच निकला। और दूसरा कि एक पीड़ा भी हुई कि इतनी बड़ी संख्या के लोगों को ना कॉम्पेंसेशन मिला, ना उनको किसी प्रकार से सांत्वना मिली, ना उनका नाम पीड़ितों की लिस्ट में आया। प्रोफेसर साहब, मुझको याद पड़ता है कि 19 फरवरी को एक साहब जो है वो अदालत में चले गए थे और जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे और उन्होंने जो है वो बताया था कि किस तरह से जो है वो सुरेश चंद्र पांडे उनके जो वकील थे उन्होंने ये सब बताया था कि किस तरह से उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला और उसके बाद जो चीफ जस्टिस थे अरुण बंसाली और क्षितिज शैलेंद्र, उन्होंने सरकार से कहा था कि 24 फरवरी तक जो है इसकी सारी मालूमात जो है वो पेश की जाए। तो एक तरफ तो कोर्ट जो है वो सरकार से ये बात कह रही है और उसके बाद अब जो है वो फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, चौथा महीना चल रहा है। सरकार की जी। तरफ से तो कुछ भी नहीं आया, बल्कि एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से बीबीसी को जो है वो ये सारा इन्वेस्टिगेशन करके लोगों के सामने तथ्य पेश करने पड़े। तो इस फ़र्क को कि अदालत के हुक्म के बावजूद, आदेश के बावजूद सरकार खामोश है और सभी लोग खामोश हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो पहले आपको बता दूँ कि ये जो कुंभ मेला हुआ था, इस बार उसका प्रचार-प्रसार बहुत किया गया था, ज़्यादा लोगों को बुलाया गया था। और दूसरी बात ये है कि इस बार एक पहली बार शायद वीआईपी एन्क्लोज़र अलग बना दिया गया था। एक बहुत बड़ा एरिया ये वीआईपीज़ के लिए रख दिया गया था, जहाँ उनके स्नान करने के फ़ोटो भी आए, जो आसानी से फटाफट कर लेते थे। और जबकि आम लोगों के लिए जो उपलब्ध जगह थी, वो जगह बहुत कम थी। तो इस बार जो स्टैम्पीड हुआ, जो भगदड़ मची, उसमें जो ये लोगों की मृत्यु हुई, तो अब ये मुख्य रूप तो सरकार की प्लानिंग थी। सरकार ने सही रूप से अगर प्लानिंग की होती, तो वहाँ इतनी भीड़ जमा नहीं होती और आम लोगों के लिए जो जगह सुरक्षित रहनी चाहिए थी, वो जगह इस बार बहुत कम हो गई। एक तो आप ज़्यादा लोगों के बीच में इसका प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को आप निमंत्रण दे रहे हैं आने को और दूसरी तरफ लोगों के लिए जो जगह सुरक्षित रहती है, उसको आप ये कम कर रहे हैं। तो ये दुविधा में इस बार जो भगदड़ में कई लोग मारे गए और दूसरा आपको बताऊँ उन समय जब हम वीडियो क्लिप्स देखते थे, तो वो कई लोगों को आने-जाने में कितनी तकलीफ हुई, पहुँचने में कितनी तकलीफ हुई, वापस आने में कितनी तकलीफ हुई, ये सब हमने देखा। तो ये सरकार जो है, ऐसी चीज़ों को एक तरफ से तो क्रेडिट लेना चाहती है कि इतने करोड़ लोग महाकुंभ में आए, देखिए हमारा कमाल। और दूसरी तरफ से इसके कारण जो परिणाम होते हैं, उनको छुपाना चाहती है। ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। एक तरफ से तो बहुत बड़ी क्रेडिट लेना, धर्म के नाम पर, दूसरी चीज़ों के नाम पर और दूसरी तरफ से ये गलतियों के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं, उनको छुपाने की कोशिश करना, ये सरकार का मुद्दा है। नहीं तो कोर्ट के आदेश के अनुसार भी चले, जो मैंडेटरी होना चाहिए, उन्होंने इस प्रकार की बात को जानबूझकर शायद नहीं किया होगा। डॉक्टर साहब, यूपी में डबल इंजन सरकार है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यूपी में डबल बुलडोजर सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हिंदू हृदय सम्राट के लक़ब से जाने जाते हैं। योगी जी उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जो है वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। ऐसे में ये जो तथ्य हैं जो बीबीसी के ज़रिए सामने आए, आपके ख़्याल में इनको क्यों छुपाया गया? देखिए ये सरकार ऐसी है, जो अपनी नाकामियों को छुपाने में काफ़ी अग्रसर रहती है। जो वादे किए जाते हैं, उनको पूरा करने में पीछे है और जो नाकामी है, उसको छुपाने में ये बहुत आगे है। क्योंकि इनकी सरकार के जीतने का आधा कारण इनका प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडा में अगर ये अपनी नाकामियों को भी बताने लग गए, तो इनका जो चुनावी ज़मीन है, वो कमज़ोर हो सकती है। इसलिए वो अपनी इन बातों को छुपाने के लिए जानबूझकर ना तो कोर्ट के आदेश का पालन किया, ना सच्चे आंकड़ों को सामने लाया, ना जो दूसरे विक्टिम थे उनको कॉम्पेंसेशन दिया। ये तीनों चीज़ें उसी का एक परिणाम है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ होती है कि अपनी आत्म प्रतिष्ठा का मामला और दूसरी चीज़ होती है कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो उसके हकदार हैं उस कंपनसेशन के, उनको जी, उसका हक देने का मामला। तो जी। ऐसा क्यों होता है कि हमारे नेता जो है वो अपनी प्रतिष्ठा को ज़्यादा महत्व देते हैं और लोगों का जो हक है, लोगों का जो राइट है, उसको देने में जो है वो चूक जाते हैं, बल्कि उनका हक मार लेते हैं। देखिए सलीम साहब, ये तो ख़ैर जो आप कह रहे हैं, ये नैतिकता का सवाल है। कई लोग जो मज़हब के नाम पे राजनीति करते हैं या अथॉरिटेरियनिज़्म के आधार पे चलते हैं, उनको सच्चाई से ज़्यादा लेना-देना नहीं होता। उनको मुख्य बात ये होती है कि कैसे अपने इमेज को, अपने इसको बनाए रखें और आगे सरकार में चलते रहने के लिए क्या-क्या करें, ये उनका उद्देश्य होता है।
इसलिए जो नैतिकता के आधार पे सच्चाई को बताना, सच्चाई की जांच करना, ये मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। डॉक्टर साहब, नैतिकता से आगे बढ़ के अगर कोई मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पर झूठ बोले, यानी ये कि 82 की तादाद को घटा करके 37 बताए, जी। तो क्या ये कोई अपराध नहीं है? क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता हमारे इस सिस्टम में? अब देखिए, कानूनी तौर पर तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर निश्चित रूप से उनको इस बात पे चुनौती दी जा सकती है कि आपने विधानसभा के पटल पर जो बात कही, वो गलत है, वो झूठ है। उसके आधार पे उनको फिर से कोर्ट में चुनौती देना ये तो बनता है। वैसे अगर विधानसभा में ज़्यादा निष्पक्ष लोग हों, सरकार का इतना बहुमत ना हो, तो इसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रस्ताव भी लाने की ज़रूरत होती है। पर जिस प्रकार से इनको मेजॉरिटी है विधानसभा में और जिस प्रकार से बहुत सारे अवसरवादी पार्टियाँ इनका समर्थन करती हैं, तो उसमें इस बात का होना थोड़ा मुश्किल दिखता है, डिफ़िकल्ट दिखता है। प्रोफेसर साहब, अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात करें, तो जी, भारत चूँकि बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, इसलिए हमारे चैनल्स को देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसी जी, लिहाज से उनको एडवर्टाइज़मेंट भी मिलता है और उनके पास संसाधन भी ज़्यादा है। हमारे 2 बड़े चैनल्स जो है उसके मालिक भी बहुत अमीर-कबीर लोग हैं। न्यूज़ 18 जो है वो अंबानी ही चलाते हैं, जिनके पास जो एशिया के सबसे अमीर आदमी है, और जी, एनडीटीवी को अडानी चलाते हैं, जिनका नंबर जो है वो 10वां 11वां इस तरह से आता है। तो जी, इतने संसाधन के मालिक चैनल्स हमारे पास हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं करता और एक विदेशी एजेंसी हिंदुस्तान में आकर के गाँव-गाँव जाके लोगों से मिल के और उनके सारे एविडेंसेस जमा करके जो है, वो अपने पोर्टल पे पब्लिश कर देती है और इस तरह पब्लिश करती है कि फ़ोटो पे आप क्लिक करें तो उसके साथ जितनी बातचीत की गई है, वो सारी बातचीत जो है वो हर बार आपको दिखने को मिलती है और सारे सबूत भी देखने को मिलते हैं। तो जी। ये जो चीज़ है कि हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, हमारा जो मीडिया है, वो ये सब क्यों नहीं कर सकता? देखिए, हुआ ऐसा है कि पिछले 25-30 साल में जो मीडिया है, वो कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड मीडिया हो गया है। कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड मीडिया हो गया है और ये कॉर्पोरेट को कोई रुचि नहीं है कि मीडिया सरकार का हमारे मीडिया हमारी व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बने। क्योंकि देखा जाए तो लोकतंत्र में मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, जो समाज की बातों को समाज तक पहुँचाता है, सरकार तक पहुँचाता है, ताकि ईमानदारी से काम होता रहे। और यहाँ मीडिया का रोल बदल गया है। मीडिया का रोल हो गया है सरकार की चाटुकारिता करना और विपक्ष को दबाना और लोगों की आवाज़ को बिल्कुल भी आगे नहीं जाने देना। तो हमारा मीडिया पतन की कगार पे पहुँच गया है और जर्नलिज़्म के जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि किस प्रकार का मीडिया होना चाहिए। मीडिया का पहला असूल होता है कि वो समाज की सच्चाई को सामने ले आए। समाज में जो सरकार की गलतियाँ हैं, उनको सामने ले आए ताकि सही नीतियों का पालन किया जा सके। पर ये गोदी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया सही तरीके से नाम दिया गया है, इस गोदी मीडिया का मुख्य उद्देश्य सरकार की चापलूसी करना है, सरकार की बातों को आगे बढ़ाना है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के समय तो अपनी हद से ही बाहर बढ़ गए। ऐसी-ऐसी बातें करने लग गए उन्माद जगाने के लिए, जो बिल्कुल कल्पना के बाहर थी। अपनी मर्ज़ी से न्यूज़ बनाते थे, जो उनके राष्ट्रवाद को सूट होता है, उससे मेल खाता है और उसी प्रकार से उन्होंने ये काम किया। वॉशिंगटन पोस्ट के जो पत्रकार हैं वो पत्रकारिता सब जगह तो नहीं मरी है, भारत में उसको काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया है, पर अमेरिका वगैरह जगहों में तो पत्रकारिता के जो मानदंड हैं, वो अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी ऊँचे स्तर के हैं और उसमें वो सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट का आपने अभी ज़िक्र किया और वॉशिंगटन पोस्ट में मेरे ख़्याल में पहली मर्तबा इंडियन मीडिया पर जो है वो इतना विस्तृत आर्टिकल लेख आया और पूरे पेज पर जो है उसने इतने डिटेल में ये सारी बातें बताई। तो आप क्या जी। समझते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? और फिर उसके जवाब में जो ये हमारे सुशांत सिंह ने कहा कि हमने कोई भी बात अपने देश के हित में नहीं की, इसलिए हमने कुछ भी गलत नहीं किया। तो ये दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? वॉशिंगटन पोस्ट क्यों हम पर क्रिटिसाइज़ करता है, हम जो चाहे अपने लोगों को बोलें और सुशांत सिंह की बात में क्या गलत है कि हम जो है वो अपने देश हित में ये सब कर रहे हैं? देखिए ये जहाँ तक वाशिंगटन पोस्ट का सवाल है, वो तो पत्रकारिता की जो नैतिकता है, पत्रकारिता के जो एथिक्स हैं,
उसके आधार पर चलने के लिए वो कर रहा है। दुनिया भर में जैसे बीबीसी भी दुनिया भर में करता है, वॉशिंगटन पोस्ट भी ये करता है। मैं उनको पूरा सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, पर उसमें काफ़ी भी पत्रकारिता का अंश ज़िंदा है, जिसके लिए वो इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और सुशांत सिंह जो कह रहे हैं, वो उनके हिसाब से देश का हित है, उनके हिसाब से सच्चाई को छुपाना देश का हित है, या गलत मनगढ़ंत खबरों को प्रसार करना ये उनको देशहित लगता है, तो ये उनकी मर्जी का सवाल है। ये मेरे ख्याल से पूरा गलत है। देशहित सच्चाई को सामने लाने में ही होता है। सच्चाई को छुपाने से किसी देश का भला नहीं हो सकता। तो सुशांत जी का खैर अलग तरीका वो है और वो उसी तरीके पे चलते रहेंगे। डॉक्टर साहब फिर से हम बीबीसी की रिपोर्ट की तरफ लौटते हैं। तो अब 82 लोग जो उनको मिले, उनका ख्याल है कि इससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन ये कि वो 82 लोगों का एविडेंसेस उनको मिला। तो जी, उसमें से 37 लोगों को वो कम्पेन्सेशन मिला जिसके वो हकदार थे, जिसकी की घोषणा सरकार ने की थी। यानी जी, ये कि उनको 25 लाख रुपए मिल गए। लेकिन 26 लोगों को जो है वो 26 परिवारों को सिर्फ़ 5 लाख मिले, 20 लाख जो है वो नहीं मिले। और ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि उनको कैश दिया गया तो वो कैश क्यों कहाँ से आया? लेकिन जो परिवार ऐसे हैं कि जिनको कुछ भी नहीं मिला, तो अब जी, जी, इनको उनका हक दिलाने के लिए जो है वो क्या किया जा सकता है? और सिविल सोसाइटी को या दूसरे लोगों को जो कि मानव अधिकार के लिए काम करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाना चाहिए। इस मुद्दे की वैधता को सिद्ध करके, पहले तो सिद्ध करना पड़ेगा कि बीबीसी की जो रिपोर्ट है, वो पूरी-पूरी वैध है, पूरी-पूरी सच है। उसके आधार पर न्यायालयों में जाकर वो जो पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, उन पीड़ितों के लिए वो न्यायालयों में जाना चाहिए और सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे चेन हंगर स्ट्राइक है या तख्तियाँ लेकर शांतिपूर्ण मार्च है कि जो इसमें स्टैम्पीड में मारे गए हैं, भगदड़ में मारे गए हैं, इतने लोगों को न्याय नहीं मिला, वो न्याय मिलना चाहिए। एक प्रकार से शांतिपूर्ण मार्च और बाकी आंदोलन भी समाज में होना चाहिए ताकि इन लोगों को भी उचित न्याय मिल सके। डॉक्टर साहब आखिरी प्रश्न ये है कि क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद लोगों में जन जागृति आएगी, लोग जो है वो इसको पहचानेंगे कि कौन उनका हित चिंतक है और कौन जो है वो उनका हित चिंतक बनने का ढोंग करके उनको जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है? निश्चित रूप से, सलीम साहब निश्चित रूप से ये रिपोर्ट कोई दबी रहने वाली नहीं है और जगह-जगह लोग इसको देख रहे होंगे और उससे उनकी एक चेतना पैदा हो रही होगी कि किस प्रकार से हमारी सरकार सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है और बहुत सारे लोग जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनको उनका हक दिलाने से रोक रही है। तो ये मेरे ख्याल से जन चेतना में, लोगों की समझ में ये बात ज़रूर आएगी और इसका परिणाम आने वाले समय में हमको कई जगहों पर दिखेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और आपने इन प्रश्नों का जवाब दिया और लोगों का मार्गदर्शन किया। हम आगे भी आपसे इस तरह की इस विषय पर बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।